नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज अरब सागर में सफल परीक्षण किया। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलीं, तब भी नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से अधिक हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ हुए रोगियों की कुल संख्या 65,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 रोगियों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि से रोगियों की संख्या भी काफी कम हो गई है और ये इस समय इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या के 10.45% के बराबर है। पिछले 24 घंटों में 72,000 से अधिक रोगी कोविड महामारी से स्वस्थ हुए हैं और 61,871 नए मरीज सामने आए हैं। देश भर में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 74 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,033 रोगी इस महामारी का शिकार हुए हैं, जिससे देश भर में अब तक कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,14,031 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड नमूनों की 9,70,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में कुल 9 करोड़ 42 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और कोरोना वैक्सीन के वितरण और प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। श्री मोदी ने प्रतिदिन कोविड संक्रमण में निरंतर कमी आने पर विचार किया। भारत में 3 टीके विकास के अग्रिम चरण में हैं। इनमें से 2 दूसरे चरण में हैं और 1 तीसरे चरण में पहुंच गया है। भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के दल पड़ोसी देशों में अनुसंधान क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इनमें अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने भी भारत से अपने यहां नैदानिक परीक्षण के लिए अनुरोध किया है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत में कोविड वायरस के बारे में किए गए 2 प्रमुख अध्ययनों से पता चलता है कि वायरस के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इससे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। ये संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इस वर्ष की बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में लगभग 50% की कमी आई है और स्वस्थ होने की दर भी 91% तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 4,52,660 हो गई है, जिसमें से 4,11,611 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के 34,420 सक्रिय मामले हैं, जिनका या तो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कल कोरोना के 2,880 नए मामले सामने आए और इस दौरान इससे ज्यादा 3,528 रोगी ठीक हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना से ठीक होने की दर कल बढ़कर 90.93% हो गई। प्रदेश में कल कोरोना से हुई 40 मौतों को मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की राज्य में कुल संख्या 6,629 पहुंच गई। राज्य में कल 1,62,471 कोरोना के नमूनों की जांच की गई और अब यह संख्या रिकॉर्ड 1,28,41,878 पहुंच गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,436 मामलों के सामने आने के बाद राज्य में अब तक महामारी के कुल 2,22,111 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तेलंगाना में कल 41,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 89.5% हो गई है। अब तक राज्य में 1,98,790 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान 134 कोरोना पॉजिटिव रोगियों का पता चला है और 187 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कल 3 रोगियों की मौत के साथ ही राज्य में अब तक महामारी का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 326 हो गई है। प्रदेश में 26,199 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और 2,776 लोगों का कोरोना उपचार चल रहा है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,300 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 5,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस बीच राज्य प्रशासन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों पर नजर बनाए रखे है और संक्रमण से बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,259 नए रोगियों की पुष्टि होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3,27,000 को पार कर गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि इनमें से 2,98,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मिजोरम में एक भी नए व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित नहीं होने के कारण राज्य को इस महामारी से शीघ्र छुटकारा मिलने की उम्मीद है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार 108 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में इस महामारी से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। बिहार में पूर्णिया रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विनोद कुमार की आज सुबह कोरोना महामारी से मौत हो गई। श्री कुमार को महामारी से संक्रमित होने पर 3 दिन पहले पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया। कटिहार जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने उनकी मृत्यु की जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए बनाई गई भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर M विद्यासागर ने कहा है कि देश में जल्द लॉकडाउन लागू करने के फैसले से कई लोगों की जान बचाई जा सकी और अफरा तफरी रोक पाना संभव हुआ। आज संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अगर न लगाया गया होता तो अगस्त तक ही 25 लाख से ज्यादा लोग मारे गए होते। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि कोरोना महामारी हम सबके लिए एक चुनौती है, लेकिन सावधानी का पालन करते हुए हम इस संक्रमण को हरा सकते हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए श्री कपूर ने कहा कि आगामी त्योहारों के समय हमें और अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। हम कोरोना पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, इसे कोविड-19 भी कहते हैं, और अब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। इसमें हमें होशियार रहना है और अलर्ट रहना है, बार बार हाथ धोना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को, घर को, ऑफिस को, जहां जहां हम उठते बैठते हैं उसको सैनिटाइज करना है। हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क जरूर पहनना है। साथ मिलके हमें कोरोना को हराना है और हम हरा के छोड़ेंगे कोरोना को। साथ मिलके हम जरूर हराएंगे। कोविड-19 के बारे में आकाशवाणी समाचार के लाइव फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया।
उन्होंने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी। तो त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वो इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापस लौट के आएं और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में ना बुलाएं। अगर कोई आपके घर में कोई आता है, चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, मेक श्योर कि वो जो है पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे वो डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्किंग का ध्यान पूरा रखें और वो सिम्टम्स फ्री हों। अगर उनको कोई भी लक्षण है कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी है सब एक दूसरे का बचाव करें। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन ने कहा है कि कोविड महामारी के फैलाव की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए और हाथों को साफ रखने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर कोविड महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों की अनदेखी कर भारत को बदनाम कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर ने कोविड से निपटने के भारत के तरीके की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महामारी के प्रकोप के दौरान किस तरह लोगों की जान बचाई और 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। कोविड को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि आज हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा। समय से लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया। हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है। उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए किस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर जी की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल भाग लेंगी। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य इलाकों में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा से 50 लोगों की मौत हुई है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम कार्यालय ने सतर्कता बरतने के लिए चेतावनी जारी की है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों में मूसलाधार वर्षा और गरज के साथ तूफान का पूर्वानुमान लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट के पास बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवात केंद्रित है। इससे आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती इलाकों में कई स्थानों पर और रॉयल सीमा में कुछ जगहों पर वर्षा होने का अनुमान है।
अमरावती में मौसम विभाग के निदेशक एस स्टेला ने बताया कि अधिकतर जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर कर्नाटक में तेज वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के आपदा निगरानी केंद्र के अनुसार कलबुर्गी, विजयपुरा, रायचूर और यादगीर में भारी वर्षा से 22,752 लोग बेघर हो जाने के कारण 151 राहत शिविरों में रह रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अग्निशमन और आपातकालीन एजेंसियों ने 448 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। महाराष्ट्र बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से भीमा नदी ऊपरी स्तर पर बह रहा है। कलबुर्गी में भीमा और कागिना नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उड़चना गांव के 225 गांव वालों को सुरक्षित लाया गया है। यहां 500 घर पानी में डूब गए हैं। 300 फीट ऊंचाई में गंगापुर संगम स्थल पर बनाए गए मंदिर भीमा नदी से डूब गया है। कलबुर्गी जिला वरिष्ठ अधिकारी वीवी ज्योत्सना जी ने जानकारी दी है कि 98 सेनानी राहत कार्य में जुट गए हैं। अफजलपुर, जेवरगी और शाहबाद में 3 टुकड़ियों में सेनानी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इनके साथ 3 टीम एनडीआरएफ, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ के सदस्य भी काम कर रहे हैं। यादगिरी में 42 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां भीमा नदी ने 6,000 हेक्टेयर प्रदेश में खड़े फसल को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों में लगातार वर्षा से खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। केवल सांगली में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले सप्ताह लगातार 4 दिन तक बरसात के कारण कोल्हापुर जिले में 24,950 से अधिक किसान प्रभावित हुए। महाराष्ट्र के सांगली, सातारा और कोल्हापुर जिलों में लगातार हुई बारिश के कारण अंगूर, ज्वार, गन्ना, केला, मक्का और सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य के कृषि और राजस्व विभाग फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पंचनामा करेंगे। सांगली जिले में 123 गांव बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं। सांगली जिले के पालक मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है उन्हें संबंधित बीमा कंपनियों को हुए नुकसान की जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पंचनामा के आकलन के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। भारी बारिश के कारण फसल के साथ साथ जानवरों की हानि भी हुई है। कोल्हापुर में 337 हेक्टेयर भूमि में फैली फसलों को नुकसान हुआ है। जिले में 24,950 किसानों को नुकसान हुआ है और फसलें बर्बाद हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्थिति का जायजा लेने के लिए कल सोलापुर जिले का दौरा करेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज अरब सागर में सफल परीक्षण किया। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिली तब भी नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। ध्वनि से भी अधिक रफ्तार से उड़ान भरने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का आज भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने अरब सागर स्थित ठिकाने पर अचूक निशाना लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ, ब्रह्मोस कंपनी और भारतीय नौसेना को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों और इस प्रक्षेपास्त्र के निर्माण से जुड़े सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। विभिन्न प्रकार से काम में लाई जा सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन, विकास और निर्माण का कार्य भारत और रूस ने मिलकर किया है।
स्टार्टअप और उद्योगों को जल्द ही देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वो विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कचरा परिवहन संबंधी खर्च में भारी कमी आ सकती है। इससे जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के नेता अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह, नित्यानंद राय और अश्विनी कुमार चौबे एनडीए के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में एक रैली को संबोधित किया। श्री कुमार आज नावानगर, तरारी और जगदीशपुर में जनसभाएं करेंगे। उधर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने चानन में एक जनसभा में कहा कि रोजगार और विकास उनकी प्राथमिकता होगी। तेजस्वी यादव आज गया, पटना, नवादा, शेखपुरा और जमुई जिलों में 6 रैलियां करने वाले हैं। एक रिपोर्ट। ग्रैंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता भी संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने मिलकर यह मोर्चा बनाया है। इसमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी जनता दल भी शामिल है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता हैं। उनके दल जन अधिकार पार्टी ने प्रकाश आम्बेडकर और चंद्रशेखर उर्फ रावण की पार्टी के साथ समझौता किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अभी औपचारिक रूप से प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटें मिलती हैं तो भी नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक रूप से पहले ही घोषणा कर दी थी। जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन पत्र वापस लेने का कल आखिरी दिन है। देश में अपनी तरह के प्रथम प्रयास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भिंड जिला पुलिस ने प्रत्येक कारतूस पर QR कोड अंकित करना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य चुनावों के दौरान हिंसा पर काबू करना और वारदात में शामिल लोगों का आसानी से पता लगाना है। जानकारी के मुताबिक एक QR कोड पर महज 1 पैसा लागत आ रही है। QR कोड में बंदूक के लाइसेंसधारी का पूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है, जिससे पुलिस तुरंत उस व्यक्ति का पता लगा सकती है। भिंड के SP मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उपचुनाव से पहले पुलिस ने जिले में शस्त्रधारियों को QR कोड वाले कारतूस लेने को कहा है। QR कोडिंग 2 तरह की, एक इंक वाली की गई है जो 12 बोर के राउंड पर की जाएगी और एक इंफ्रारेड है। और इंफ्रारेड कोडिंग इसलिए की गई है जो मेटलिक राउंड पर की, ताकि उसको कोई मिटा नहीं सके। और हमारा
प्रयास ये है कि चुनाव के दौरान जो अशांत एरिया हैं, जहां हिंसा होने की संभावना है, वहां की बंदूकें तो सारी जमा करा ली गई हैं, लेकिन राउंड्स नहीं जमा कराए गए हैं। तो उन लाइसेंसधारियों से राउंड्स लेकर उस पर हम लोग QR कोडिंग करेंगे, ताकि असामाजिक तत्वों के हाथ में राउंड नहीं जाए और लाइसेंसधारी भी इसका कहीं दुरुपयोग नहीं कर सके। भिंड जिले में 22,000 से अधिक शस्त्र लाइसेंस और 10 लाख कारतूस जारी किए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में हिंसा और धांधली के असफल प्रयास हुए थे, इसलिए इस बार यह व्यवस्था की गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज सुबह खराब श्रेणी में रही। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सफर के अनुसार राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया। इस बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों के आसपास कल से पराली जलाने में बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने निर्माण स्थलों पर विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों के पालन की जांच के लिए निरीक्षण की संख्या बढ़ाई जा रही है। DMRC ने कहा है कि इस समय दिल्ली में 5-6 स्थानों पर निर्माण कार्य जारी हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज शाम 5 बजे वायु प्रदूषण के बारे में फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि वे लोगों से वार्तालाप करेंगे और उन्हें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के उपायों की जानकारी देंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। IPL क्रिकेट में आज अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पर कोरोना विनर्स के लिए आयोजित वॉकथॉन और बैडमिंटन स्पर्धा का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समाज में कोविड-19 से लड़ाई के जज्बे को बढ़ाने के लिए श्री रावत की पहल पर मुख्यमंत्री आवास कोरोना वॉरियर से विनर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन हम सभी को अभी और अधिक सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पर कोरोना के अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। हम सभी एकजुट होकर ही इससे लड़ाई में जीत सकते हैं। विशेष तौर पर त्योहारों के समय हमें मास्क का प्रयोग और 2 गज की दूरी का सामाजिक नियम पालन करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोरोना से ठीक हुए लोगों के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाती थी, लेकिन अब यही कोरोना विनर्स कोरोना से लड़ाई में हम सभी का हौसला बढ़ा रहे हैं। कोरोना विनर्स के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों से निश्चित रूप से समाज में कोविड-19 को लेकर और अधिक जागरूकता आएगी और हम सभी को ये समझना होगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राघवेश पांडे के साथ देहरादून से मैं चंद्रिका जोशी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर कुमार राधारमण से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। चेन्नई में हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज अरब सागर में सफल परीक्षण किया। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलें तब भी नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।